नमस्कार दोस्तों, मैं तीरथ राज। स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी रिसर्च यूनियन में। आज हम पीजीटी की सीरीज में जर्मन विचारधारा से संबंधित कार्ल लिटर महोदय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सामने तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये महोदय हैं कार्ल लिटर महोदय। तो आप इनके बारे में गूगल जरूर करिएगा, क्योंकि कुछ जानकारियाँ जो होती हैं गूगल में भी मिल जाती हैं, कुछ हम लोगों से जैसे छूट जाती हैं, तो आप उसमें ज़रूर देखिएगा। तो आइए कार्ल लिटर के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। कार्ल लिटर महोदय का जन्म 7 अगस्त 1779 में हुआ था। क्वेडलिनबर्ग एक जर्मनी में शहर है, उस शहर में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 28 सितंबर 1859 में बर्लिन में हुई थी। और हम्बोल्ट महोदय की भी मृत्यु बर्लिन में हुई थी, जब बर्लिन जर्मनी का एक शहर है। अब 1857 एक ऐसा सन है जिसमें भूगोल में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। पहली, हम्बोल्ट की मृत्यु हुई, दूसरी रिटर की मृत्यु हुई और 1859 ईस्वी में ही डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का विमोचन हुआ। तो ये 3 घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं 1859 में। आगे देखते हम। कार्ल लिटर महोदय को हम्बोल्ट के साथ वैज्ञानिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। कौन से भूगोल का संस्थापक? वैज्ञानिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। वह उद्देश्यवादी एवं ईश्वर में प्रबल विश्वास करने वाले थे। इन्हें आर्म चेयर भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है। हम्बोल्ट ने कहीं भी गॉड या ईश्वर का जिक्र नहीं किया है, उनकी कोई भी पुस्तक में ईश्वर का जिक्र नहीं है, लेकिन ये पूर्णतः ईश्वरवादी हैं, उद्देश्यवादी हैं, ये ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और इनका अध्ययन आर्म चेयर पर आधारित है। इन्होंने ज़्यादा यात्राएं नहीं की, बैठे बैठे तथ्यों का अध्ययन किया, विश्लेषण किया और उसके आधार पर पुस्तकों का विमोचन किया। आगे हम देखते हैं इनके बारे में। रिटर ने विविधता में एकता, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी के विचार को प्रतिपादित किया था। भूगोल को अर्डकुंडे, याद रखिएगा, ये अर्डकुंडे जर्मन वर्ड है, अर्थात जिसका हिंदी मतलब होता है भूविज्ञान, अच्छा, अर्थात पृथ्वी का विज्ञान, अर्डकुंडे माना था। रिटर द्वारा प्रस्तुत भौगोलिक अध्ययन को निगमनात्मक पद्धति कहा जा सकता है। अब यहाँ देखने की जरूरत है कि हमने हम्बोल्ट में आगमनात्मक पद्धति अर्थात इंडक्टिव मेथड के बारे में जिक्र किया था और यहाँ हम डिडक्टिव मेथड अर्थात निगमनात्मक पद्धति के बारे में जिक्र करते हैं। तो रिटर का एक विश्वास था कि हम एक सिद्धांत से दूसरे सिद्धांत में जा सकते हैं। वो हमेशा एक नियम से दूसरे नियम में जाने का प्रयास करते थे। कभी उन्होंने अवलोकन नहीं किया, ऑब्जर्वेशन नहीं किया, ताकि वो सिस्टमैटिक अध्ययन कर सकें। वो हमेशा सिद्धांत से ही तथ्य की ओर हमेशा अग्रसित हुए हैं, इसलिए इनको निगमनात्मक पद्धति अर्थात डिडक्टिव मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट है, रिटर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम अर्डकुंडे, जैसे ऊपर हमने अभी जिक्र किया हुआ है, एवं लैंडरकुंडे। 2 शब्द हैं, अर्डकुंडे और लैंडरकुंडे। अर्डकुंडे का अर्थ मैंने बताया है कि अर्डकुंडे का अर्थ है भूविज्ञान, ये लिखा हुआ है। अर्डकुंडे का अर्थ है भूविज्ञान और लैंडरकुंडे का अर्थ है प्रादेशिक अध्ययन, ये लिखा हुआ है, प्रादेशिक अध्ययन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रिटर एक निश्चयवादी चिंतक था। मैंने बताया था निश्चयवादी चिंतक क्यों हैं, क्योंकि वो हमेशा ईश्वर पर विश्वास करते थे। उनका मानना था कि भौगोलिक विविधता से ही ऐतिहासिक विविधता उत्पन्न होती है। ये आप स्टेटमेंट लिख लीजिए या इसको आप याद कर लीजिए। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन पेपर में हूबहू मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं,
नेक्स्ट है रिटर को प्रादेशिक भूगोल का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आने के बहुत चांस रहते हैं। रिटर को प्रादेशिक भूगोल का जनक कहा जाता है। रिटर भौगोलिक अध्ययन के लिए निम्न विधियों को अपनाया। रिटर ने भौगोलिक अध्ययन के लिए निम्न विधियों को अपनाया था। पहली विधि कौन सी है? तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि भी हम्बोल्ट महोदय ने अपनाई थी और रिटर ने भी तुलनात्मक विधि अपनाई है। तो यहाँ दोनों हम्बोल्ट और रिटर में समानता देखने को मिलती है। हम दोनों को तुलनात्मक अध्ययन ही हम कर रहे हैं, इसलिए हम इन चीज़ों को जिक्र करते चल रहे हैं। तो हम्बोल्ट महोदय ने भी तुलनात्मक विधि का जिक्र किया हुआ था और रिटर महोदय ने भी तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है। हम्बोल्ट महोदय ने भी आनुभविक विधि अर्थात एम्पिरिकल मेथड का जिक्र किया था और इन्होंने भी एम्पिरिकल मेथड के बारे में काफ़ी जिक्र किया है और अध्ययन भी इसी आधार पर भी किया उन्होंने। मानचित्रण विधि दोनों की है। हम्बोल्ट महोदय ने भी मानचित्रण विधि का प्रयोग किया है और रिटर महोदय ने भी मानचित्रण विधि का प्रयोग किया है। मानचित्रण विधि में क्या होता है? जो अध्ययन किया है उसको वो लोग मानचित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। आगे देखते हैं, ये इसमें नया है, विश्लेषण एवं संश्लेषण, एनालिसिस। जब हम किसी छोटी चीज को बड़ा करने का प्रयास करते हैं, जैसे कोई एक इक्वेशन दिया है और उसको हम विश्लेषण करते चलें और उसके बारे में पूरी जानकारी विस्तृत तरीके से दें, तो वो हमारा हो जाता है विश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि क्या होता है कि बहुत सारी जानकारी होती है और उसको हम कंक्लूड करके एक स्टेटमेंट के रूप में दे देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है संश्लेषण विधि। रिटर ने अपनी पुस्तक अर्धकुंडे का उपशीर्षक था सम्मान तुलनात्मक भूगोल, जर्नल कंपैरेटिव ज्योग्राफी, ये रखा हुआ था। जो अर्धकुंडे पुस्तक थी उसका उपशीर्षक था जर्नल कंपैरेटिव ज्योग्राफी। रिटर के अनुसार पृथ्वी मनुष्य के लिए है और मनुष्य पृथ्वी के लिए बना है। ये स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, पृथ्वी मनुष्य के लिए, मनुष्य पृथ्वी के लिए बना है। इसके आगे हम देखते हैं, रिटर के माध्यम से जर्मनी में पहला प्रोफेसर पद भूगोल में स्थापित हुआ था। जो जर्मनी के पहले भूगोलवेत्ता और प्रोफेसर पद के रूप में नियुक्त हुए थे वो रिटर महोदय ही थे। रिटर के अनुसार हमें पृथ्वी के नियमों के बारे में स्वयं पृथ्वी से पूछताछ करनी चाहिए। ये एक स्टेटमेंट रिटर महोदय का ही है। तो इस स्टेटमेंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये पूरा स्टेटमेंट। यहाँ थोड़ा गलत लिख गया है, रिटेल लिख गया है, रिटर ही है। रिटर के अनुसार देखिए, अब रिटर महोदय क्या लिखते हैं, बड़े आप इस स्टेटमेंट को सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। आगे रिटर लिखते हैं, भूगोल कुर्सी में बैठे बैठे कमरे में पढ़ने पढ़ाने का विषय नहीं है, बल्कि क्षेत्र में शुद्ध अवलोकन द्वारा कार्य क्षेत्र करते नियम निरूपण करने का विज्ञान है। देखिए, उन्होंने खुद बैठे बैठे ही भूगोल का अध्ययन किया है और इसका विरोध भी कर रहे हैं कि भूगोल कुर्सी में बैठे बैठे कमरे में पढ़ने पढ़ाने का विषय नहीं है, बल्कि क्षेत्र में शुद्ध अवलोकन द्वारा कार्य करते नियम निरूपण करने का विज्ञान है। अब देखिए उनकी कला, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो है आप उसको हूबहू याद कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। रिटर, यहाँ 2 बार लिख गया है, रिटर ईश्वर में विश्वास करते थे, इसीलिए इनको उद्देश्यपरक अर्थात प्रयोजन मूलक, जिसको हम टेलीलॉजिकल कहा जाता है, तो ये एक टेलीलॉजिकल विद्वान थे। तो ज़्यादा रिटर के महोदय में रिटर के बारे में जानकारी नहीं है, इतनी जानकारी पर्याप्त है। और आज का लेक्चर यहीं हम ख़त्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा, और जहाँ कमियाँ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। जितना कोशिश होगी वो नए नए फैक्ट ज़रूर ऐड करने का प्रयास करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।